हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी की एनुअल रिटर्न जो जीएसटीआर 9 होती है उसे किन्हें फाइल करना होता है, इसकी क्या टर्नओवर की लिमिट होती है और इसके लिए टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिकली जीएसटीआर 9 को लाइव भरेंगे और इसके एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे सर्विसेज, रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न के ऊपर आपको टिक कर देना है। आपको यहाँ पे ईयर में 2024-25 को सेलेक्ट कर लेना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न ही फिल करने की जरूरत है। बट अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा होता है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको एनुअल रिटर्न के साथ उसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो जीएसटीआर 9C भी फिल करना होता है। तो आज के हम इस वीडियो में समझते हैं कि एनुअल रिटर्न को आप किस तरह फाइलिंग कर सकते हैं। इसके लिए मेक श्योर रहें कि आपके 2024-25 के सभी जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B या फिर आपको जो भी रिटर्न्स एप्लीकेबल है वो सभी रिटर्न्स आपके फाइल होने चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। एनुअल रिटर्न में डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है, तो मेक श्योर है कि आपके उस पीरियड के सभी रिटर्न्स फाइल हो। जीएसटीआर 9 में डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, बस आपको इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकंसिलेशन करना होता है। तो चलो हम इस वीडियो को समझते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसके एक एक पॉइंट्स को समझ सकें और आप एनुअल रिटर्न को खुद से फाइल कर सकते हैं। तो आपको एनुअल रिटर्न के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू फाइल द नील रिटर्न। अगर आपका नील रिटर्न है तो आपको इसे फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है इसे फाइल करना, बट अगर आप चाहते हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकंसाइल करना तो आप इसे फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो यह आपके लिए कंपलसरी है, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर टिक कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पे आपके पास आता है डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी। यहाँ पे आप समराइज देख सकते हैं कि पूरे साल भर में आपने क्या सेल्स में दिखाया है, कितनी आपकी एग्जाम सेल्स है, आरसीएम अगर जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है, ड्यूरिंग द ईयर कितनी आईटीसी आपकी बन रही है और आपने कितनी आईटीसी क्लेम करी है, वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए ही आपका जीएसटीआर 1 एंड 3B आपका फाइल होना चाहिए। तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप टैब में भी जाके देख सकते हैं कि आपका सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ गया है। बस आपको इसे रिकंसाइल करना है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या डेटा बोल रहा है। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो इनमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उनके साथ करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कि यहाँ पे सबसे पहले टर्नओवर का आपको पूछता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना टर्नओवर है जिसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो आपको इसे टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जिस प्रकार आपने जीएसटीआर 1 एंड 3B में जो डेटा आपने दिखाया है वो सारा डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कर लेता है सिस्टम, बट आपको उसे वेरीफाई करना है। अगर कहीं पे करेक्शन है तो वो करेक्शन को आपको यहाँ पे दिखा देना है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटीआर 9 फाइल करते समय टर्नओवर की जो लिमिट है उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है, जितनी भी आपकी एग्जम्प्ट सप्लाईज है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जैसे अगर आप लिकर एंड पेट्रोल में भी आप डील करते हैं तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आती है, उनकी अमाउंट को भी आपको यहाँ कैलकुलेशन में लेना है। उसके बाद अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, वो भी टर्नओवर की कैलकुलेशन में आएंगे। एंड अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपकी ही दूसरी फर्म है आप वहां पे स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लेनी होगी। बट उस पे दिए गए जो भी टैक्स की अमाउंट है, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स पे सेस भी लगता है, तो उन सबको आपको एक्सक्लूड कर देना है। मतलब उनको आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। उसके बाद
बहुत सारे केसेस में आरसीएम अप्लाई होता है, तो आरसीएम की जो वैल्यू है उसको भी आपको टर्नओवर में काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे बेसिकली इतना ही आपको ध्यान रखना है कि टर्नओवर में जो भी आप गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हो, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर एग्जम्प्ट हो, उसमें आपको जीएसटी की वैल्यू को ऐड नहीं करना है, तो वही सेल्स आपकी टोटल टर्नओवर लिमिट में काउंट होगी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सबसे पहले आपकी जो डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर करी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, जिसमें बी टू बी सप्लाई कितनी है, बी टू सी सप्लाईज कितनी है, अगर आपने कुछ एग्जाम सप्लाई करी है या फिर आपने कुछ एसईजेड यूनिट्स को सेल करी है या फिर आपने एक्सपोर्ट किया है, वो सब डिटेल को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपकी कोई इनवर्ड सप्लाईज है जिसके ऊपर आपने आरसीएम का पेमेंट किया है, तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद ये आपकी सब टोटल आ गई। उसके बाद अगर आपने कुछ क्रेडिट नोट इश्यू किए हैं या फिर आपने कुछ डेबिट नोट इश्यू किए हैं जो इन ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई करता है, चाहे वो बी टू सी से रिलेट हो या बी टू बी के रिलेटेड हो। अगर आपने कुछ सप्लाईज करी है अमेंडमेंट के थ्रू, चाहे वो एडिशन करी हो या फिर आपने रिड्यूस करी हो, तो उनकी टोटल भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड, यहाँ पे आपकी वो सब सप्लाईज की टोटल आएगी जिसके ऊपर आप टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो बी टू बी हो, चाहे वो बी टू सी हो, जीरो रेटेड हो, एक्सपोर्ट हो, एसईजेड सेल हो या फिर आरसीएम के ऊपर लगने वाला टैक्स हो, वो सब मिला के आपका सेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, यानी ऐसी सप्लाईज जिसके ऊपर आपका टैक्स का पेमेंट नहीं हो रहा है, जैसे आपकी एग्जाम सेल हो गई, नील रिलेटेड सेल हो गई, या फिर जो नॉन जीएसटी सप्लाई, जो प्रोडक्ट नॉन जीएसटी में आते हैं वो सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे आप जो भी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं वो आप नील रिलेटेड में दिखा सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम सेल है तो आप एग्जाम्प्टेड के कॉलम में दिखा सकते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि आपकी टोटल टर्नओवर जिसके अंदर टैक्सेबल, टैक्स फ्री और नॉन जीएसटी सप्लाई सब मिला के आपका टर्नओवर इतना यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका टर्नओवर क्या आ रहा है। आप टोटल टर्नओवर को, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है तो आप जो ऑडिटेड P&L होता है वहां से आप टोटल टर्नओवर को वेरीफाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कुछ सेल्स छूट जाती है, मिसिंग हो जाती है, तो उसका रिपोर्टिंग कहाँ पे करना होता है, तो उसके लिए आप वीडियो पे बने रहिए। उसका ऑप्शन आगे आएगा, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपकी अगर कोई सेल्स छूट गई है या फिर आपने ज्यादा सेल डिस्क्लोज कर दी है तो उसका कैसे रिपोर्टिंग आपको करना है। अभी मेक श्योर है कि टोटल टर्नओवर आपको यहाँ से आपकी जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहां से आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद इस ऑप्शन को आपको सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये ऑप्शन कहता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी आईटीसी अवेल्ड करी है। 2A 2B में कितनी आई है उससे कोई मतलब नहीं है, आपने जीएसटी या 3B में पूरे साल भर में कितनी आईटीसी अवेल करी है उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाती है। हम जिन क्लाइंट का कर रहे हैं वो एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से है, तो उनका कोई भी आईटीसी बुक्स में हम क्लेम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सारी आईटीसी जीरो हुई है। अगर आप कोई बिजनेस में आईटीसी क्लेम करते हैं तो वो सारा फिगर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ये नया पॉइंट है जो यहाँ पे ऐड हुआ है, आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी कोई लास्ट ईयर की आईटीसी है जिसको आपने इस साल में क्लेम किया है तो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेट आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब इनको जो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे करंट ईयर की आईटीसी आएगी कि इतनी आईटीसी आपने ड्यूरिंग द ईयर जीएसटी या 3B में क्लेम करी है। उसमें से आपकी इनपुट ऑफ गुड्स की आईटीसी कितनी है, कैपिटल गुड्स की आईटीसी कितनी है और इनपुट सर्विसेज की आईटीसी कितनी है, उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है उसके थ्रू भी अगर आपने टैक्स पे किया है और उसकी आईटीसी क्लेम करी है तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं जो इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम सेज,
तो यहाँ पे भी आपको उसकी वैल्यू शो करनी होगी। जैसे अगर आप कोई इनपुट गुड्स का कर रहे हैं या फिर आप कैपिटल गुड्स अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी आप आईजीएसटी पे करते हैं, जो ड्यूटी होती है, उसकी अमाउंट भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर कुछ है तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसी तरह टोटल आईटीसी अवेल्ड थ्रू आईटीसी 01, 02 एंड अदर देन जीएसटीआर 3B एंड ट्रांसफॉर्म। अगर जीएसटीआर 3B और ट्रांसफॉर्म के अलावा भी अगर कुछ आईटीसी है जो आपने अवेल करी है, तो उस आईटीसी की अमाउंट को भी आपको यहाँ पे शो कर देना है। तो यहाँ पे टोटल आईटीसी अवेल्ड, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा कि आपने टोटल ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी कितनी अवेल करी है, जिसमें आपकी टोटल आईटीसी कितनी थी, प्रीवियस ईयर की कितनी थी, उसके बाद नेट आईटीसी कितनी बचती है। अगर आपने कोई आरक्षण में आईटीसी की क्लेम करी है, वो अमाउंट आ जाएगी। अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते समय जो ड्यूटी का पेमेंट किया है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो टोटल आपने कितनी आईटीसी अवेल करी, वो अमाउंट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने कोई आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लियो, उसकी वजह से आपने अगर उसको रिवर्स किया है और आपने कौन सी सेक्शन के अंडर उसको रिवर्स किया है, तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी होगी। अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स करी है, तो यहाँ पे नेट आईटीसी फॉर यूटिलाइजेशन यहाँ पे शो हो जाएगी आपको, कि जो भी आपकी एक्सेस आईटीसी थी उसको आपने ड्यूरिंग द ईयर रिवर्स कर दी, तो नेट आईटीसी कितनी बची है जिसको आपने इस साल अवेल करी है, वो अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने बताया कि हमने कोई भी आईटीसी का क्लेम नहीं किया है, बट हमारे जो 2A और 2B है जिसमें डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आ गया है। आईटीसी एज पर सम हमने कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं करी है, इसके लिए यहाँ पे 00 आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई आईटीसी ऐसी है जो इस साल की थी बट हमसे इस साल में लेना छूट गया है, चाहे हो सकता है कि सप्लायर ने टाइम पे अपना जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल किया है, या फिर हमसे कोई मिस्टेक से वो बिल छूट गया है, तो उसको आप अगर नेक्स्ट ईयर क्लेम करते हो तो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका मोस्टली यहाँ पे आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बिकॉज आप 3B में जो भी क्रेडिट आती है वो 2B से मैच होके ही आती है और उतनी ही क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने कोई भी 3B में 2B से एक्सेस अगर आपने क्रेडिट क्लेम किया है, तो वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाता है। तो मेक श्योर है कि आपने जितनी 2B में क्रेडिट आई है उतनी ही आपने 3B में क्लेम करी होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने उससे कम या फिर ज्यादा करी है तो यहाँ पे आपका डिफरेंस शो करता रहेगा। हमारे केस में हमने आईटीसी एक भी क्लेम नहीं करी है, तो यहाँ पे ये सारा का सारा डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है कि आईटीसी अवेलेबल थी, हमने इसको क्लेम नहीं करी, या फिर आईटीसी अवेलेबल है बट ये हमारे बिजनेस के लिए इनएलिजिबल है। तो हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है जहाँ पे आईटीसी की क्रेडिट आपको नहीं मिलती है, तो हमने सब की सब क्रेडिट यहाँ पे इनएलिजिबल में पुट कर दी है, जिसकी वजह से आपका टोटल आईटीसी लैप्स हो गई है। मतलब अब आप इसको नेक्स्ट ईयर में क्लेम या फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको भी आपको सेव कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन रिटर्न्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे किया है, आपकी टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल आ रहा था, आपने पेड थ्रू कैश एंड आईटीसी, आप जितना भी यहाँ पे करेंगे वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये सारी की सारी अमाउंट आपकी जीएसटीआर 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आती है। अगर आपने कुछ ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लेट फीस का अगर कुछ पेमेंट किया है, तो वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड है, वो कॉलम आपका हमेशा 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं पे या तो शॉर्ट पेमेंट किया है या फिर आपने एक्सेस पेमेंट किया है। मेक श्योर है कि ये कॉलम आपका हमेशा 0 ही रहे। आप इसको सेव कर देंगे। ओके। उसके बाद आता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन, सपोज चाहे वो
सेल्स का हो या फिर वो आईटीसी की हो। अगर आपने कोई भी आईटीसी जो ड्यूरिंग द ईयर बनती है तो आप इस ईयर में नहीं क्लेम कर पाए, उसको आप नेक्स्ट ईयर में जो भी स्पेसिफिक टाइम होता है उस पीरियड के अंदर आप अगर उसको क्लेम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। अगर आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर दी है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर में मैं उसको रिवर्स कर दूंगा तो आपको उस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके टर्नओवर में ऑडिट रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहा है, या तो आपने एक्सेस सेल दिखा दी है या फिर आपने शॉर्ट सेल दिखाई है, तो उसकी वजह से जो भी आपको अमेंडमेंट करना है, अगर आपने शॉर्ट सेल दिखाई है तो जो भी रिमेनिंग सेल है आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उस पे कितना टैक्स अमाउंट बन रहा है, वो चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपने एक्सेस सेल दिखा दी है तो उस सेल को आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसकी जीएसटी की अमाउंट कितनी है, और आप यहाँ पे सेस की अमाउंट भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो नेट टर्नओवर आएगा वो इन सप्लाईज को अमेंडमेंट करने के बाद आएगा। अगर कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो आपका टर्नओवर यहाँ पे करेक्शन होके आ जाएगा। अगर आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं है तो आप इस अमाउंट को, आपका जो ऑडिटेड डेटा है उसके साथ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप सेव कर देंगे। उसके बाद डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर आपने कोई शॉर्ट सेल दिखाई है जिसकी आपने अमेंडमेंट के थ्रू डिक्लेरेशन दी है, तो उसका अमाउंट कितना बनता है और क्या आपने वो अमाउंट पेड कर दिया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। हमने कोई भी अमेंडमेंट में अमाउंट नहीं दिखाई है तो इसके लिए यहाँ पे अमाउंट नहीं आया है। अगर इनकेस आप या तो एडिशन दिखाते हैं या फिर आप डिलीशन दिखाते हैं तो दोनों ही अमाउंट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप सेल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस में आपका अमाउंट शो हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव फिगर आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड। अगर आपका पर्टिकुलर ईयर में या तो आपने रिफंड के लिए विड्रॉल किया है या फिर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। सपोज आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई रिफंड का क्लेम किया है, रिफंड आपका सैंक्शन हो गया है, या फिर हो सकता है कि आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका रिफंड पेंडिंग है, तो उन सब डिटेल्स को आपको यहाँ पे शो करना होगा। उसके बाद सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में आप सप्लाई कंपोजिशन डीलर से रिसीव करते हैं जहां पे उनकी टैक्स की क्रेडिट आपको नहीं मिलती है, या फिर आप कोई डीम्ड सप्लाई कर रहे हैं। सपोज आप कोई जॉब वर्कर को माल अप्रूवल के लिए भेजते हैं या फिर वर्किंग के लिए भेजते हैं और उनसे वो माल 1 साल के अंदर अगर रिटर्न नहीं आता है तो आपको उसको डीम्ड सप्लाई काउंट करना होता है। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स भेज रहे हैं तो 3 साल तक अगर वो गुड्स आपको रिटर्न नहीं होता है तो आपको उसे डीम्ड सप्लाई मानना होता है। एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर आप कोई कस्टमर को सैंपल देते हैं या फिर कोई गुड्स अप्रूवल के लिए भेजते हैं और वो अगर 6 महीने में आपको रिटर्न नहीं आया है तो आपको उसको डीम्ड सप्लाई या फिर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे यहाँ पे शो करना होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई करी है उसकी एचएसएन वाइज डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। जो सेल्स आपने यहाँ पे टोटल टर्नओवर में दिखाई है वही आपकी एचएसएन के साथ समरी मैच होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी एचएसएन समरी डालते समय टैक्स के अमाउंट में अगर आपका 10 रुपीज से ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो आपका टैक्स अमाउंट बन रहा है वो क्लियरली उस अमाउंट के साथ मैच हो, नहीं तो यहाँ पे आपकी एचएसएन वाइज समरी यहाँ पे मैच नहीं होगी और ना ही आप इसे सेव कर पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। यहाँ पे ऐसी सप्लाईज जो आपने इनवर्ड करी है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे एचएसएन वाइज देनी होगी। अगर आपने गुड्स में डील किया है तो आपको यहाँ पे गुड्स के एचएसएन देने होंगे, अदरवाइज आपको सर्विसेज के एचएसएन यहाँ पे देना होगा। तो ये डिटेल है एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। जो भी आपने इन्वर्ट किया है उनकी आपको एचएसएन वाइज डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे जो एचएसएन वाइज आउटवर्ड सप्लाई है ये आपको देना कंपलसरी है। अगर आप कोई भी B2B सप्लाईज करते हैं तो आपको एचएसएन वाइज समरी यहाँ पे फिल करनी होगी। आप
HSN वाइज इनवर्ट सप्लाईज का डिटेल नहीं भी देते हैं तो आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई भी तरह की दिक्कत या फिर क्वेरी नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेट फीस पेबल। सपोज आप 24-25 का GSTR 9 भर रहे हैं तो उसकी ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर 2025। अगर आप उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी पर डे की लेट फीस 200 रुपीज, 100 रुपीज SGST एंड 100 रुपीज CGST में आपको लेट फीस देनी होगी। उसके बाद ही आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि आपकी आउटवर्ड सप्लाईज क्या होती है, आउटवर्ड सप्लाईज के लिए टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होके कहाँ से आती है, उसमें कौन सा डेटा आपको शो करना होता है, अगर आपकी सेल्स में कुछ करेक्शन है तो उसको आपको कहाँ पे अमेंड करना होगा, एंड अगर आपकी आईटीसी आपने एक्सेस क्लेम कर ली है या फिर आपने प्रीवियस ईयर की इस साल में क्लेम करी है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको कहाँ पे देनी होगी। उसके बाद HSN वाइज समरी आपको किस तरह मैच करनी है, ये सब चीज हमने आपको प्रैक्टिकली समझाया है। अगर ये सब चीज ओके हो जाती है तो आप यहाँ पे कंप्यूट लाइबिलिटीज के ऊपर टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्यूट करेंगे आपको यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर टिक करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडी टू फाइल एज ऑन 29 दिसंबर, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप अपना रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी लेट फीस कैलकुलेट होके आ जाएगी, जिसको आपको पे करके ही अपने एनुअल रिटर्न को फाइल करना होगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी लेट फीस आ नहीं रही है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे देना है और यहाँ पे पॉपअप में से ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट के ऊपर टिक करना है, तभी आप इस एनुअल रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। आप चाहें तो एक बार मेक श्योर होके अपनी वर्किंग्स को देख सकते हैं कि कहीं पे डेटा गलत नहीं चला जाए, कहीं पे गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो गई है। वो सब चीज आप देख सकते हैं, इसके लिए ही ये ऑप्शन को दिया है। आप इस ऑप्शन को देखे बिना आप अपने रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर है कि आप रिव्यू देख लें, जिससे आपकी गलती होने के चांस एकदम न के बराबर हो जाए। उसके बाद आप फाइल GSTR 9 के ऊपर टिक कर देंगे एंड ईवीसी के थ्रू आप इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक ओटीपी के लिए पूछेगा, आपको यहाँ पे ओटीपी पुट कर देना है और वेरीफाई के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएगा कि आपका एनुअल रिटर्न फाइल हो गया है। उसका ARN नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर आपने एनुअल रिटर्न भरते समय कोई भी आपने ऐसी सप्लाई दिखाई है जो आपने अमेंड करी है जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल आ रहा है, तो आप चाहें तो अभी के अभी यहाँ पे DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्यू डेट जाने के बाद भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर रहें कि आपकी लाइबिलिटी कब से थी और आप उसका पेमेंट कब कर रहे हैं, तो उसके साथ आप उसकी इंटरेस्ट अमाउंट को भी ऐड करके पेमेंट कर दें। तो ये तो था कि एनुअल रिटर्न, इसकी क्या ड्यू डेट थी, इसमें क्या टर्नओवर की लिमिट है और टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होती है, और किस तरह आप अपने आईटीसी के मिसमैच को, आउटवर्ड सप्लाई के डेटा में मिसमैच को सही कर सकते हैं और उसकी किस तरह सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देख के आप खुद से अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इसके वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।